वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो जैसे कि आज आप जानते हैं सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है आज और हम लेके आए हैं उसकी आंसर कीज। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट है ये 32/2/1। इसका आंसर की हम देखने वाले हैं। चलिए सेक्शन ए एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही हम आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज वर द यूरोपियन गवर्नमेंट्स ड्रिवन बाय आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। 1815 में जब नेपोलियन की डिफीट हो गई थी, हार हो गई थी, तब यूरोपियन गवर्नमेंट ने किस चीज को फॉलो करने की कोशिश की है, किस चीज से, किस पॉलिसी से देश चलाया। तो क्या वो सोशलिज्म से चला रहे थे, कंजर्वेटिज्म से चला रहे थे, लिबरलिज्म से चला रहे थे या रोमांटिसिज्म से चला रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका। देखिए आप एक चीज समझिए, सोशलिज्म आप जानते हैं, कंजर्वेटिज्म जानते हैं, लिबरलाइजेशन जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, राइट आंसर इज कंजर्वेटिज्म। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेंट्रल पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी? तो ये पावर्स कौन कौन सी थी बेटा? देखिए पहले में है जर्मनी, बिल्कुल ये था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी ये भी थे, ऑटोमन टर्की ये भी थे। तो ये सारे ऑप्शन सही है इसमें, फिर भी दूसरा और कोई देख लेते हैं, है ना। इनके अलावा एक दो कंट्री और थे, अभी नाम लेंगे उनका। चलिए ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जी नहीं ये बिल्कुल नहीं थे। इटली, जापान, रसिया, जी नहीं। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चाइना, जी नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन जानते हैं कि भाई आपको एक पेन बना, जैसे आपसे कहा गया कि भाई मुझे ये पेन बनवाना है, ठीक है, तो कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला कहता है कि भाई पेन तो मैं इसी टाइप का बना दूंगा, बट प्रॉब्लम इज दैट मैं 1000 से कम नहीं बनाऊंगा। मतलब कि मास प्रोडक्शन करते थे वो, है ना। इंपॉर्टेंट फीचर इन 1920, कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर थी, किस देश के बारे में बात कर रहे हैं? तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस, जापान। तो राइट आंसर है बेटा ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। एक पिक्चर नीचे दी गई है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सीनियर लिटरेट shown in the image and choose the correct option। कुल मिला के आपको इनका ये पहचानना इमेज की किसकी है। तो राम मोहन राय की है क्या भाई? ठीक है, राजा रवि वर्मा जी की है, लक्ष्मीनाथ बैजा बरुआ की है कि गंगाधर भट्टाचार्य की है। तो इसके लिए है ना, जो इमेज ज्यादा मैच कर रही है वो लक्ष्मीनाथ जी से मैच कर रही है, तो हम जाएंगे इसमें किसके साथ? लक्ष्मीनाथ जी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय की है ना इमेज से काफी ज्यादा मैच नहीं कर पा रही है। चलिए फिर भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following soils develop in an area with high temperature and heavy rainfall? यानी ऐसे एरिया जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो वहां पे किस टाइप की सॉइल डेवलप हो जाती है? तो कह रहा है कि रेड एंड येलो सॉइल हो जाती है, क्या ब्लैक सॉइल हो जाती है, एल्यूवियल सॉइल हो जाती है या लेटराइट सॉइल हो जाती है? तो राइट आंसर है बेटा लेटराइट सॉइल डेवलप हो जाती है वहां पे। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया रीजन असर्शन, है ना। तो कहानी नहीं पढ़ते हैं, सीधे असर्शन देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी दोनों में ग्रोथ बराबर इक्वली है ना, दोनों में एक में ग्रोथ होगी तो दूसरे में ग्रोथ होगी। सेकेंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर होगी, साथ ही साथ पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, देश से है ना क्या होगी, गरीबी भी दूर होगी। ये बात सही है क्या? बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है भाई। ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन आप एक चीज समझिए बेटा, ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ये इसकी क्या है, क्या इसकी सही एक्सप्लेनेशन है? तो जी नहीं, ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं। कांदला है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है एंड कोलकाता है, ठीक है। तो यहां पे हम जानेंगे भाई किसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसके लिए बेटा एक चीज समझिए, जो फर्स्ट वाला है कांदला, इट इज द पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहां पे
और देखिए फर्स्ट वाले में एक ही दिया है, ठीक है, आप देख लिए फर्स्ट वाले का एक ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही, और ए ऑप्शन के सेकंड वाले का थर्ड हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा मुंबई बिगेस्ट पोर्ट, एंड विशाखापट्टनम ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, और कोलकाता रिवराइन पोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन, फिर से है ना आ गया है रीजन असर्शन वाला, असर्शन पढ़ते हैं। बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंडमेंट किया, ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंडमेंट किया इन्होंने, तो देखिए क्या 4 टाइम्स किया था, बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट्स वर टू एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर द सेम कंट्री, मतलब इन द सेम कंट्री, है ना, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इन्होंने इसलिए अमेंडमेंट किया था ताकि सभी लोग एक साथ मिलजुल के एक साथ रह सकें, एक देश में रह सकें, तो बिल्कुल सही बात है, और ये करेक्ट रीजन भी प्रोवाइड करा रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल मूव टुवर्ड्स द ए ऑप्शन। नेक्स्ट 9. Which one of the following is an example of coming together federation? तो फेडरेशन आप जानते हैं अमेरिका में फेडरेशन सिस्टम चलता है, फेडरल सिस्टम चलता है, तो दैट्स वाई सीधे मूव कर जाएंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। नेक्स्ट फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ चुका है, तो देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअल सब्जेक्ट लिस्ट। तो देखिए बेटा एक चीज समझ लीजिए, ठीक है, यूनियन लिस्ट की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकों पे जो अधिकार है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना, और उसके बाद आप जानिए जो एजुकेशन होती है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। तो आप देखिए बेटा आपके जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप यूपी बोर्ड में, किसी एमपी बोर्ड में, किसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्कूल चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया तो वो भी चलता है, तो आप समझिए कि एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, तो यानी कि अब देखिए फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, कहां पे भाई फर्स्ट का थर्ड, ये देखो केवल एक ही जगह रखा हुआ है, थर्ड का क्या हो जाएगा फोर्थ, तो थर्ड का फोर्थ रखा हुआ, वेरी गुड, थर्ड का फोर्थ भी रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेजिडुअल सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये थर्ड हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा क्या, एग्रीकल्चर। तो ये हो गया आपका क्या, ये मिल गया आपका, मैचिंग हो गई पूरी, तो देखिए ठीक है, इस तरह से मैचिंग आपकी पूरी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरे स्टेट लिस्ट कहां गया भाई, स्टेट लिस्ट कहां गया भाई, देखिए यूनियन लिस्ट में हो गया बैंकिंग, ठीक है, रेजिडुअली में हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आ गया, और ये स्टेट लिस्ट है ना, इसको ऐसे कर दिया हमने, जान है ना, इधर लग गया। चलिए तो यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज द पब्लिक हेल्थ लाइफ इज हाईएस्ट, यानी कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो सबसे ज्यादा है, किस कंट्रीज में, किन कंट्रीज में ऐसा होता है, क्या अरब कंट्री स्टेट्स में ऐसा होता है, एशियन कंट्रीज में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, या नॉर्डिक कंट्रीज में होता है, तो राइट ऑप्शन है बेटा नॉर्डिक कंट्रीज में ऐसा होता है। नेक्स्ट, Which of the following state is ruled by a regional party? कौन सा स्टेट है जो रीजनल पार्टी के द्वारा रन किया जाता है, यानी उसकी गवर्नमेंट वहां पे है फिलहाल, ठीक है, तो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, खट्टर गवर्नमेंट है, तो भाई वो बीजेपी है, तो वो तो क्या हो गया भाई, एक नेशनल पार्टी हो गई। एमपी में बीजेपी गवर्नमेंट है शिवराज सिंह चौहान की, तो वो भी क्या हो गई भाई, एक क्या हो गई, आपकी सेंट्रल पार्टी हो गई, या आपकी ये नेशनल पार्टी हो गई। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो भी एक नेशनल पार्टी है, और उड़ीसा की बात करें तो यहां पे है रीजनल पार्टी नवीन पटनायक, जिनको आप जानते होंगे, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो मल्टीपल होंगी, दो या दो से मतलब दो से ज्यादा होंगी, ठीक है, तो क्या ऐसा भाई अपने इंडिया में भी तो ऐसे ही है, कितनी सारी पार्टियां हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूएसए में जी नहीं, वहां केवल 2 पार्टी सिस्टम है, चाइना में तो कोई पार्टी सिस्टम ही नहीं है ना, पता नहीं वो है ना किस टाइप की चीजें करते हैं। खैर फिलहाल यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, और हमारा इंडिया, तो बेस्ट चॉइस जो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंडिया, अपना हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक करेंगे, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर क्या इनकम, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस या लिविंग स्टैंडर्ड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे बात पे ध्यान दीजिएगा, उसने कहा है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फीचर जो है वर्ल्ड बैंक कौन सी देखता है, ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, क्या एजुकेशन देखता है, एजुकेशन को भी देखता है, ये बात सही है, हेल्थ को भी देखता है, लिविंग स्टैंडर्ड को भी देखता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखता है किसको बेटा, इनकम को। नेक्स्ट भाई एक पूरा चार्ट सा बना के, है ना, टेबल वेबल बना के दे दिए भयंकर एकदम, है ना, बच्चे डर जाएं बेचारे, इतना डाटा पढ़ें परेशान हो जाएं, तो ऐसे क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं होती, पहले आप सीधे जाके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे किस कंट्रीज का हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है,
इंडेक्स में। तो कौन है भाई सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर रैंक दी हुई है 73। आप जानते हैं जितनी कम रैंक होगी, यानी किसी की फर्स्ट रैंक है तो वो सबसे अच्छा बच्चा माना जाता है, टॉपर माना जाता है। सेकंड रैंक है तो उससे कम थोड़ा, है ना। तो इस तरह से सबसे अच्छी रैंक किसकी है, तो ये देखिए 73 वाले की सबसे कम रैंक है, यानी सबसे अच्छा कंट्री है। तो कौन सा है, श्रीलंका। तो हम किसके साथ जाएंगे, श्रीलंका के साथ जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज। नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, चेंज, अब इनको बदला जा रहा है इनटू अदर फॉर्म, किसी दूसरी फॉर्म में बदला जा रहा है। तो क्या हो जाएंगे भाई, प्राइमरी को चेंज करोगे तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी होने वाला है। तो दैट्स व्हाई सेकेंडरी प्रोडक्ट इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की इनमें से कौन सी फीचर है, तो भाई देखो अनऑर्गेनाइज्ड है ना, कुछ है ना व्यवस्था ही सही से नहीं है। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ये रेगुलर होती हैं जी नहीं भाई, रेगुलर नहीं होता, परमानेंट बंदा नहीं होता है वहां पे। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, ठीक है, लोगों को एक एश्योर्ड वर्क होता है कि, है ना, कि भाई तुम्हें काम मिलना ही मिलना है। तो ऐसा कुछ नहीं कभी मिला कभी नहीं मिला, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड है तो, ठीक है। दे हैव सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, कुछ सर्टेन फिक्स फॉर्मल प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस जी नहीं, जैसा काम आएगा उसी के अकॉर्डिंग पर्सन्स को हायर करेंगे। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट फॉलोड, वहां रूल रेगुलेशन होते तो हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है बेटा, आपने देखा होगा पहले राजा महाराजाओं के टाइम में क्या होता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात इनमें वो डील करा करते थे, ठीक है, कॉपर क्वाइंस, है ना। तो यानी कि आज की मॉडर्न डे कौन सी हो गई, पेपर नोट्स हो गए। और आजकल तो डिजिटल करेंसी भी चलने आ रही है, बिटकॉइन और ये इस टाइप के, है ना, डिजिटल पेमेंट्स भी चल रहे हैं। तो देखिए, है ना, तो इस तरह से इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज पेपर नोट्स। नेक्स्ट, which one of the following categories of urban households take the highest percentage of loan from the formal sector। इनमें से अर्बन हाउसहोल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज लोन कौन ले रहा है, पुअर हाउस होल्ड ले रहे हैं जी नहीं भाई, पुअर है तो कैसे लोन लेने वाला है। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास फ्यू एसेट्स हैं, और वेल ऑफ हाउस होल्ड जिनके पास अच्छा खासा ठीक सारी चीजें हैं, और रिच हाउस होल्ड। तो राइट ऑप्शन है रिच हाउस होल्ड्स, ये ही ले रहे हैं सबसे ज्यादा लोन्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, एक्सेस टू न्यू मार्केट जी नहीं, पूरा एक्सेस होता है ना भाई। इंडिया की कंपनियां या यूएसए कंपनियां तो चाहे जिस वहां पे मार्केट में बेचे हुए, है ना, तो अमेजन देख लो, ठीक है, अपने इंडिया में कितना बिजनेस कर रही है। एक्सेस टू न्यू टैलेंट की एक्सेस रहता है हमेशा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, बिल्कुल एक कंट्री से दूसरी कंट्री, है ना, कंपनी में काम करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता भाई, ये तो नहीं होता चैलेंज, ये तो इसी आसानी से अवेलेबल है। तो चैलेंज क्या है फिर, डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है वो डिसप्रपोर्शनेट है, एक को ज्यादा ग्रोथ हो रही है दूसरे की कम हो रही है, इस टाइप से ये डिसप्रपोर्शनेट वहां पे रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस तरह से आपने 32/2/1 का यहाँ पे सॉल्यूशन देखा, एमसीक्यू क्वेश्चन का, है ना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे इसी तरह से। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।